हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि झारखंड के जीके प्रश्नों की सीरीज का आज का 58 वीडियो, और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के बेहद ही महत्वपूर्ण लगभग 15 प्लस प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही हर प्रश्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें बन सकते हैं उन सभी बातों को भी कवर करने का प्रयास किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप झारखंड की कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको लगे कंटेंट बेहतर लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको रेगुलर मिलता रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के चिन्ह में, ठीक है, झारखंड के राज्य के चिन्ह में केंद्र भाग पर किस चिन्ह का प्रयोग किया गया? ठीक है, झारखंड का जो आपका राज्य चिन्ह है उसके केंद्र भाग पर किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो ध्यान रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अशोक स्तंभ का। ध्यान रखना, ये झारखंड का जो राज्य चिन्ह है उसके केंद्र भाग पर आपका अशोक स्तंभ का प्रयोग किया गया है। चलते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहला बात तो ये रहा, चिन्ह के जो हाथी की संख्या, चिन्ह में जो राज्य के चिन्ह है झारखंड का, उसमें हाथी की संख्या आपका कितना? 24 है। ध्यान रखना, कितना? 24 है, जो क्या करता है? राज्य के ऐश्वर्य को प्रतीक को दिखाता है। ठीक है, जो राज्य यानी आपका का जो हाथी जो दिखाया गया है ये आपका राज्य के ऐश्वर्य के प्रतीक को डिनोट करता है। अगला आपका वृत्तों की संख्या, वृत्त की संख्या आपका 60 है। ध्यान रखना, झारखंड के राज्य के चिन्ह में जो वृत्त की संख्या आपका 60 है। ठीक है ना। अगला बिंदु है, पलाश फूल की संख्या आपका 24 है। पलाश फूलों की संख्या कितना? 24 है। ये झारखंड की और प्रीतम अप्रीतम प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। ध्यान रखना, ये जो आपका पलाश फूल को राज्य के चिन्ह में दिखाया गया है ये क्या करता है? झारखंड की ओर से क्या होता है? अप्रीतम प्राकृतिक सौंदर्य को क्या करता है? दिखाने का काम करता है। अगला बात है, स्वर्ण चित्रकारी नर्तकों की संख्या। इसमें जो झारखंड के राज्य के जो चिन्ह है उसमें आपका स्वर्ण नर्तकों की संख्या आपको 48 है। ध्यान रखना, कितना? 48 है, जो जनजातियों की संस्कृति, ठीक है, जनजातियों के समृद्ध संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना, ये क्या करता है? जो नर्तकों की जो संख्या है वो आपका 48 है। ये क्या करता है? जनजातियों की समृद्ध संस्कृति एवं विरासत को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना, ये जो चिन्ह है ये 15 अगस्त 2020 से क्या होता है? प्रवाही होता है। इसका जो उद्घाटन हुआ था आपको 15 अगस्त यानी 14 अगस्त को ये क्या अनावरण किया गया था, लेकिन इसका जो प्रवाही होता है आपको 15 अगस्त 2020 से होता है। ठीक ना। ये रहा आपका झारखंड का राज्य के चिन्ह। ठीक ना। इसमें आपका ये रहा आपका बीच में अशोक स्तंभ है। ठीक ना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो आपका झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना कि करेक्ट जवाब हो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 14वां स्थान। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड का जो स्थान है देश में हमारा वो 14वें स्थान पर आता है। चलते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहला बात है, राज्य की जो कुल जनसंख्या, ध्यान रखना, राज्य की जो कुल जनसंख्या आपका 3,29,88,134 है। ठीक है ना। देश की जो कुल जनसंख्या का आपका 2.72% है। ध्यान रखना, देश की जो कुल जनसंख्या उसका कितना परसेंट बनता है? आपका 2.72% बनता है। राज्य की जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात कितना है? 948 है। ध्यान रखना, लिंगानुपात की दृष्टि से देश में जो स्थान हुआ आपका लिंगानुपात के अनुसार देखा जाए तो आपका देश में का जो स्थान है यानी देश में इस राजधानी झारखंड का जो स्थान है वो आपका 17वें नंबर में आता है। राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है, राज्य की जनसंख्या जो घनत्व है वो आपका कितना? 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखना, 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका रांची है। ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका राज्य में लोहरदगा है। ठीक ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा, झारखंड को कौन सा जनजाति है जिसे कांस्य युगीन औजारों को प्रारंभ करता माना जाता है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, झारखंड को कौन सा जनजाति है जिसे कांस्य युगीन औजारों को प्रारंभ करता माना जाता है? ऑप्शन आपका असुर, ऑप्शन बी आपका बिरजिया, ऑप्शन सी आपका दोनों। तो ध्यान रखना, इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इनमें से दोनों, असुर होगा और दूसरा बिरजिया। इन दोनों जनजातियों को जो था कांस्य युगीन औजारों को प्रारंभ करता माना जाता है ना। चलते अगले प्रश्न की ओर। चलिए इनसे संबंधित बातों को जानते हैं। सबसे पहले बात है, असुर जनजाति झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है। ध्यान रखना, असुर जो जनजाति है वो आपका झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति माना जाता है। असुर आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, आदिम जनजाति कहा गया। आदिम झारखंड में जो कुल जनजातियों की संख्या आपका कितना है? आपका
32 है, ठीक है। उनमें से जो 8 आता है, 8 आता है आपका आदिम जनजाति के अंतर्गत, उनमें से आपका असुर आता है, ठीक है। और आपका 24 जो बच जाता है वो आपका जनजाति की श्रेणी में आता है। ध्यान रखना, जो झारखंड की जो जनजातियाँ हैं वो आपको 20 यानी 32 है, उनमें से आपका 24 जो आपका जनजाति के अंतर्गत आता है, लेकिन उसमें 20 जो 4 आता है, सॉरी 24 जो आता है आपका यानी जनजाति के अंतर्गत आता है, और आपका 8 जो होता है आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, असुर जनजाति की जो भाषा है वो आपका असुरी है, ठीक है ना। ध्यान रखना, असुर जनजाति की जो भाषा आपका क्या आपका असुरी है। असुर जनजाति को पूर्वा देवा भी कहा जाता है। ध्यान रखना, असुर जो जनजाति है उसका पूर्वा देवा के नाम से भी पुकारा जाता है। ध्यान रखना, वो प्रश्न पूछता है झारखंड को कौन सा जनजाति है जिसे पूर्वा देवा के नाम से पुकारा जाता है, तो ध्यान रखना वो क्या असुर जनजाति होता है, वो आपको पूर्वा देवा के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है इंडो सिथियन सिक्के, ठीक है। इंडो सिथियन सिक्के झारखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ, तो ध्यान रखना कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चाईबासा से, ठीक है। इंडो सिथियन जो सिक्के झारखंड से प्राप्त हुए और का चाईबासा क्षेत्र से प्राप्त हुआ। चलते हैं इससे संबंधित बातों को जानते हैं। ये सिक्के जो था 3 टाइप के सिक्के, इंडो सिथियन सिक्के जो चाईबासा से प्राप्त हुआ। दूसरा आता रोमन साम्राज्य के सिक्के। ध्यान रखना, रोमन साम्राज्य के सिक्के पूछा जाए तो आपका झारखंड से कहाँ प्राप्त हुआ था आपका सिंहभूम से प्राप्त हुआ था। अगला कुषाण कालीन सिक्के, ये झारखंड के आपका रांची से प्राप्त हुआ। ध्यान रखना, ये 3 टाइप के जो सिक्के हैं इनसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। सिथिलियन सिक्के आपका चाईबासा से, और आपका रोमन साम्राज्य के सिक्के आपका सिंहभूम से, और कुषाण कालीन सिक्के आपका रांची से, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है मुंडा मान की शासन व्यवस्था को, ठीक है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारियों ने मंजूरी प्रदान किया था। जो मुंडा मान की शासन व्यवस्था जो चलता था हमारे झारखंड में, वो किस अंग्रेज अधिकारियों ने उसे मंजूरी प्रदान किया था, तो ध्यान रखना वो आपका अंग्रेज अधिकारी था थॉमस विल्सन, ठीक है। थॉमस विल्सन जो था उसने क्या किया था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को का मंजूरी प्रदान किया गया था। तो चलते हैं मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। सबसे पहला बात है, इसे भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था माना जाता है। ध्यान रखना, मुंडा जो शासन व्यवस्था था ये भारत का प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था माना जाता है। ध्यान रखना, ठीक है। मुंडा गांव के जो प्रधान होता है को कहा जाता है, उसको मुंडा कहा जाता है, ठीक है। जो गांव का प्रधान होता है उसे आपका मुंडा के नाम से जाना जाता है। अगला आता है आपका डाकुआ, ठीक है। डाकुआ मुंडा शासन व्यवस्था में जो था आपका डाकुआ शब्द एक आता था। डाकुआ क्या होता है कि डाकुआ यानी मुंडा का जो सहयोगी होता है, मुंडा का जो सहयोगी होता है तथा निर्णय एवं आदेशों को पहुंचाने का काम करता है, उसको डाकुआ कहा जाता है। ध्यान रखना। और मानकी क्या होता है, ये मुंडा शासन व्यवस्था में जो होगा मानकी शब्द आता है। मानकी का अर्थ क्या होता है कि 7 से 12 गाँव को मिलाकर, ठीक है, 7 से लेकर 12 गाँवों तक गाँव को जो मिलाकर एक पड़ाहा का निर्माण होता था। ध्यान रखना, किसका पड़ाहा का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख जो था मानकी कहलाता था। ध्यान रखना, इस बात को मानकी किसे कहते हैं, यानी 7 से 12 गाँव को मिलाकर जो एक पड़ाहा का निर्माण होता था, उसका जो प्रमुख, उस पड़ाहा का जो प्रमुख होता था उसे मानकी कहा जाता था। अगला शब्द आता है आपका पीरपंच, ठीक है। ध्यान रखना, मुंडा शासन व्यवस्था का एक शब्द आपका पीरपंच है, जिसका अर्थ होता है पड़ाहा का न्यायिक प्रधान होता था। वो पड़ाहा का क्या होता था, वो आपका न्यायिक प्रधान होता है, ठीक है, यानी न्यायाधीश का काम करता था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या रहा है, भारत के कौन से संविधान संशोधन में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट की कुछ धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया। ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यानी भारत का वो कौन संविधान संशोधन था जिसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT छोटा नागपुर टाउनशिप एक्ट को जो था कुछ धाराओं को क्या किया गया, उससे कुछ धाराओं को 9वीं अनुसूची में डालकर उसे क्या सुरक्षित किया गया। तो ध्यान रखना, वो आपका संविधान संशोधन था आपका 66वां। ध्यान रखना कौन सा 66वां था, जिसमें CNT एक्ट की कुछ धाराओं को 9वीं अनुसूची में डालकर सुरक्षित किया गया। तो चलते हैं CNT एक्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को जानने का प्रयास करते हैं। पहला बात तो ये रहा, इस संशोधन का 66वां जो संविधान संशोधन था जिसमें क्या CNT एक्ट की कुछ धाराओं को आपका 9वीं अनुसूची में डाला गया, वो संशोधन हुआ था आपका 1990 में। ध्यान रखना, कब हुआ था, 1990 में हुआ था। 9वीं अनुसूची होता क्या, ध्यान रख ले, 9वीं अनुसूची होता क्या, अरे क्या कहते हैं, इस अनुसूची में कोई भी मुद्दा जाने पर, ध्यान रखना, जो 9वीं अनुसूची होता है इसमें कोई भी मुद्दा जाने पर इस पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता। ध्यान रखना, कोई भी अनुसूची यानी
जो 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसमें कोई भी आपका मुद्दा चला जाता है, ठीक है, उस मुद्दा ने उस अनुसूची में जब डाल दिया जाता है तो न्यायपालिका उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। इसका केवल संसद के ही संशोधन करने का अधिकार है। ध्यान रखना, इसका जो अधिकार है उसमें संशोधन करने का जो अधिकार है वो केवल सांसद ही कर सकते हैं। अगला टर्म है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर जो काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट जो था कब पारित हुआ था, वो आपका 11 नवंबर 1908 को हुआ था। इस बात को ध्यान रख लेना। इस अधिनियम का जो खाका तैयार किया गया था वो अंग्रेज अधिकारी जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। ध्यान रखना, जो CNT एक्ट का जो खाका तैयार किया था, रूपरेखा जो तैयार किया था, आपको अंग्रेज अधिकारी कौन था, आपका जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। अगला टर्म है इनमें जो कुल यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल जो अध्याय हैं वो आपका 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। ध्यान रखना, वो आपका टोटल मिलाकर कितना चैप्टर है, 19 धाराएं हैं, ठीक है ना, अध्याय हैं और आपका 271 आपकी धाराएं यानी आर्टिकल्स है, ठीक है। इस अधिनियम को सबसे पहले कोलकाता गजट में प्रकाशित किया था। ध्यान रखना, CNT जो एक्ट है, प्रश्न पूछता है कि CNT एक्ट को सबसे पहले कहाँ प्रकाशित किया था, किस गजट में प्रकाशित किया गया था। तो ध्यान रखना, ये आपका कोलकाता गजट में प्रकाशित किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करें। आपको लग रहा है ये कंटेंट बेहतर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना, ताकि इसी प्रकार का आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति, ठीक है, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष अधिसूचित किया गया था, ठीक है। झारखंड की जो प्रथम औद्योगिक नीति था वो आपका कब अधिसूचित किया गया था। तो ध्यान रखना, कैसे जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1 मार्च 2001 को, ठीक है। झारखंड की जो प्रथम यानी झारखंड निर्माण होने के बाद प्रथम औद्योगिक नीति जो आता है कब आता है, 1 मार्च यानी 2001 को, यानी किस प्रकार देश के जो राज्य के जो उद्योग हैं चलाया जाए, ठीक है, उनसे संबंधित बातों को जो प्रकाशित किया गया, कब किया गया था, 1 मार्च 2001 को किया गया। चलते हैं इनसे संबंधित। दूसरा जो औद्योगिक नीति आता है, पहला जो आता है कब, 1 मार्च 2001 को आता है। दूसरा औद्योगिक, अभी तक लगभग झारखंड में 3 औद्योगिक नीति आ चुके हैं। यानी पहला आता है 1 मार्च 2001 को, दूसरा जो औद्योगिक नीति है आपका 2012 में आया था, ठीक है, और तीसरा औद्योगिक नीति आपका समय के साथ साथ औद्योगिक नीति में भी परिवर्तन होते रहता है, जिस कारण से ये अभी तक ये कितने बार आ चुका है, यानी तीसरे बार आ चुका है। पहला आपका 2001 में, दूसरा 2012 में, तीसरा जो आता है आपका 2021 में आया, ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड के विस्थापन एवं पुनर्वास नीति। ध्यान रखना, झारखंड के जो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को कुल कितने अध्याय में विभाजित किया गया, ठीक है। झारखंड की जो आपका विस्थापन और पुनर्वास जो नीति है उनको कुल मिलाकर कितने अध्याय में क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो ध्यान रखना, कैसे जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अर्थात 9 अध्याय में, ठीक है। चलते हैं इससे संबंधित बातें को जान लेते हैं। ध्यान रखना, ये जो विस्थापन नीति है, इस नीति का झारखंड सरकार द्वारा 25 जुलाई 2008 को लाया गया था। कब लाया था, 25 जुलाई 2008 को। इस गजट में झारखंड के विस्थापित नागरिक एवं पुनर्वास नागरिकों के बारे में बताया गया है। ध्यान रखना, इस जो गजट था उसमें क्या क्या, झारखंड की आपका जो विस्थापित नागरिक है, ये तब पुनर्वास जो नागरिक हैं उनके बारे में इसमें बताया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है संथालों का संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता है। ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संथालों को जो संस्थापक है वो आपका किसे माना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात लुंगो बुरु को। ध्यान रखना, संथालों को जो संस्थापक है वो कौन है, वो लुंगो बुरु को माना जाता है। तो चलते हैं संथालों के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। सबसे पहला बात तो ये रहा कि झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है जो लगभग 35% है। जो ये जो आपका जो संथाल है, ये जनजाति जो आपका झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों का संख्या है, आपका सबसे अधिक कौन है, आपका संथाल है, वो आपका 35% पाया जाता है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ध्यान रखना, झारखंड की तो प्रथम है, ठीक ना, लेकिन वही आपको भारत की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपका तीसरी जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति आपका कौन, संथाल है। अगला है इसकी जो प्रमुख भाषा वो आपका संथाली है, ठीक है। संथाल की जो प्रमुख भाषा आपका संथाली है। इस संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखना, 8वीं अनुसूची माने भाषा में जो शामिल जनजाति की जो भाषा है उसमें शामिल किया गया कब, 2004 में किया गया, ठीक है। इस बात को भी ख्याल रखना। संथाली भाषा को लिपि जो है, संथाली भाषा की जो लिपि है वो आपका औलचिकी है, जिसका आविष्कार आपका रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया। ध्यान रखना, इस बातों को भी पूछता है। संथाली भाषा की जो लिपि है वो क्या, आपका औलचिकी है, जिसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शक्ति मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शक्ति मंदिर जो आपका झारखंड के किस जिले में स्थित है? जिसमें हिमाचल प्रदेश की ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति को स्थापित किया गया है। जो हिमाचल प्रदेश में आपका कौन सा ज्वालाजी मंदिर है, उसे क्या किया? अखंड ज्योति को स्थापित किया गया, लाकर वहाँ के अखंड ज्योति को लाकर जलाया गया। तो ध्यान रखना, कैसे जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी अर्थात धनबाद। ठीक है, शक्ति मंदिर जो आपका धनबाद में स्थित है, जिसमें क्या किया गया? हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी मंदिर से अखंड ज्योति को स्थापित किया गया। चलते हैं इससे संबंधित कुछ बातें। धनबाद जिले के जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में जान लेते हैं, जो एग्जाम में पूछता है। लिलोरी मंदिर, सबसे पहला बात आपका लिलोरी मंदिर। इस मंदिर में काली माँ की प्रतिमा स्थापित है। ध्यान रखना, ये लिलोरी में जो मंदिर है उसमें क्या काली माँ की प्रतिमा को स्थापित किया गया। इस मंदिर का निर्माण 800 ईसा पूर्व कतरासगढ़ के राजा सूजन सिंह द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आपका कतरासगढ़ के राजा जो था सूजन सिंह, जिसके द्वारा किया गया था। भूफोर मंदिर, अगला आता है आपका भूफोर मंदिर। ये जो था मंदिर भूमि एवं पृथ्वी जनजातीय देवता को समर्पित है। ध्यान रखना, ये जो मंदिर आपका भूमि एवं पृथ्वी के जनजातीय जो देवता है उनको समर्पित है आपका भूफोर मंदिर। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रमुख लोकगीत। ठीक है, झारखंड की प्रमुख आपका लोकगीत आपका झंझाइन किस अवसर पर गाया जाता है? तो ध्यान रखना, कैसे जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए अर्थात जन्म संबंधी संस्कार पर। ठीक है, झारखंड के एक प्रमुख लोकगीत आपका झंझाइन है। उसे जन्म संबंधी, जब बच्चों का जन्म होता है उस वक्त ये यानी क्या होता है, लोकगीत गाया जाता है। तो चलते हैं झारखंड के जो प्रमुख लोकगीत हैं उनको जानते हैं। पहला बात तो ये रहा डैन धारा। ठीक है, एक गीत होता है आपका लोकगीत डैन धारा। यह वर्षा ऋतु में देव स्थान पर गाया जाता है। ध्यान रखना, ये वर्षा ऋतु में देव स्थान पर कौन सा गीत गाया जाता है? वह डैन धारा जाता। अगला बिंदु आपका प्रातःकाली। प्रातःकाली एक लोकगीत है, यह प्रातःकाल में गाया जाता है। ध्यान रखना, ये तो बात से नाम से ही पता चलता है कि प्रातःकाली जो था ये आपका प्रातःकाल में गाया जाता है। अधरतिया, ठीक है, अधरतिया एक लोकगीत है। इसका गायन जो था मध्यरात्रि में किया जाता है। ध्यान रखना, इसका जो गायन होता है मध्यरात्रि में किया जाता है। अगला लोकगीत आपका ओंधी। ओंधी एक प्रकार लोकगीत है, यह विवाह के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? ये आपका विवाह के अवसर पर गाया जाता है। अगला बिंदु आपका कजली। कजली लोकगीत है, ये जो आपको वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, झारखंड के एक लोकगीत आपका कजली है। ठीक है, इनमें से इसको वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इनमें से आपका इंपॉर्टेंट कहा जाए तो आपका कजली हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये लोकगीत आपका कजली पूछता है, ओंधी पूछता है, ठीक है ना, और डैंधारा, ये जो तीनों आपका एग्जाम में पूछता है। इसलिए तो हो सके तो अपना नोटबुक में जरूर ये सभी पॉइंटों को नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी समवेद शिखर, जिसको पारसनाथ कहा जाता है। ठीक ना, छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा? पारसनाथ पहाड़ है, जो समवेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई आपका कितनी है? तो ध्यान रखना, कैसा जवाब होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1365 मीटर। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार का सबसे ऊंची चोटी जो आपका समवेद शिखर है, जिसका पारसनाथ कहते हैं, ये आपका ऊंचाई कुल टोटल कितना? 1365 मीटर है। ठीक है, चलते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। पहला बात तो ये छोटा नागपुर के पठार की औसतम ऊंचाई देखा जाए तो आपका कितना? 760 मीटर है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की जो औसतम ऊंचाई देखा जाए तो 760 मीटर है। पारसनाथ झारखंड के सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखना इस बात को भी, समवेद शिखर जो आपका पारसनाथ है वो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, जो गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ पे? गिरिडीह जिला में स्थित है। यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। ध्यान रखना, ये पारसनाथ जो आपका जैन धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसे जैन धर्म का मक्का के नाम से भी पुकारा जाता है। किसे? आपको पारसनाथ को। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड की सर्व प्रमुख मिट्टी। ठीक है, झारखंड की सर्व प्रमुख मिट्टी यानी प्रमुख जो मिट्टी है वो लाल मिट्टी है। ध्यान रखना, झारखंड जो प्रमुख मिट्टी है आपका लाल मिट्टी है। इसका रंग लाल किस तत्व के कारण होता है? ठीक है ना, इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, वो आपका किस तत्व की मौजूदगी के कारण होता है? तो ध्यान रखना, कैसे जवाब हो? ऑप्शन नंबर ए अर्थात फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, झारखंड की सर्व प्रमुख मिट्टी आपका लाल मिट्टी है। इसके जो रंग जो था आपका लाल होता है किस तत्व के कारण? आपको फेरिक ऑक्साइड के कारण जो होता है ये तत्व यानी मिट्टी जो था आपका लाल दिखाई देता है। ठीक ना, चलते हैं इससे संबंधित बातों को जानते हैं।
पहला बात तो ये झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी ये आपका है लाल मिट्टी, जो झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है, जो छोटा नागपुर में लगभग 90% भागों पाया जाता है। ध्यान रखना, ये जो लाल मिट्टी है आपका छोटा नागपुर के पठार के लगभग 90% भूभाग में पाया जाता है। इस मिट्टी में इस मिट्टी में जो उगता आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि खेती बड़ा उपयुक्त माना जाता है। ध्यान रखना, ये लाल मिट्टी के लिए ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि के जो खेती के लिए ये बड़ा ही उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सिंचाई के सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा है? ठीक है, झारखंड के जो सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत है वो आपका कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या होगा? कुआं। ठीक है, झारखंड के जो सिंचाई के सर्वप्रमुख स्रोत है आपका कुआं है। चलते हैं सभी बातों को जानते हैं। पहला बात है, झारखंड में सर्वाधिक जो सिंचाई होता है आपका लगभग 29.28% किसके माध्यम से होता है? वो कुआं के माध्यम से होता है। ध्यान रखना, वही तालाब के माध्यम से देखा जाए तो वो आपको 19.02% होता है। वही नहर के माध्यम से 17.53% होता है। वही नलकूप से देखा जाए तो 8.28% है। ठीक है, इन बातों को नोट जरूर कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? ठीक है, झारखंड की जो स्वर्णरेखा नदी परियोजना है वो किसके सहयोग से चलाई जा रहा है? तो ध्यान रखना, तो सच जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक के सहयोग से। ध्यान रखना, झारखंड की स्वर्णरेखा नदी जो परियोजना है वो आपका विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। चलते स्वर्णरेखा नदी के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। इस नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 82-83 में होता है। ध्यान रखना, 1982-83 में आपका स्वर्णरेखा नदी घाटी जो परियोजना है उसकी शुरुआत होता है कब? 1982-83 में होता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना, ये जो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना है ये आपका झारखंड का, फिर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों का ये संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए गए प्रमुख बांध, ध्यान रखना, इस परियोजना के अंतर्गत जो बनाए गए प्रमुख बांध है वो आपका चांडिल बांध, ठीक है, जो सारेकेला खरसवां पड़ता है। ठीक है, इसको बनाया गया किसके अंतर्गत? स्वर्णरेखा नदी परियोजना से संबंधित है ये। अगला है गोलूडी बांध। गोलूडी बांध ये भी आपका पूर्वी सिंहभूम पड़ता है। कब पड़ा? आपका पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, जो आपका स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना से क्या क्या बनाया गया है। ईचा बांध ये भी आपका पश्चिम सिंहभूम पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? पीछे यानी ईचा बांध, ईचा बांध, ठीक है, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। अगला आपका गाजिया बांध जो आपका कहाँ पर पड़ता है? यह पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। पालन यानी पालना बांध ये सारेकेला खरसवां में पड़ता है। ठीक है, इन सभी बांधों को ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी बांध जो एग्जाम में 2-4-1-2 उसमें से ज़्यादा जो आता है वो चांडिल बांध। ठीक है, चांडिल जल बांध पूछता है कि आपका किस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, ये सभी बांधों को ध्यान रख लेना। तो आज के प्रश्न को यही करते हैं समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर जाना। साथ ही लगता है कि इस सीरीज से आपको प्रॉफिट मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू।